My name is Mini Sethi. Today I will describe about Pareto optimality. अब Pareto optimality क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो Pareto optimality ये बोलती है, अगर आप ये कहते हो कि आपकी इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रही है, तो उस इकोनॉमी में ये बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है किसी एक बंदे को अच्छी कंडीशन में पहुंचाना किसी दूसरे बंदे को बुरी कंडीशन में लाए बिना. क्या बोलते हैं पैरेटो? पैरेटो कहते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रही है तो उस इकोनॉमी में ये बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाती है किसी एक बंदे को अच्छी कंडीशन में लाना किसी दूसरे बंदे को बुरी कंडीशन में लाए बिना. अब ये क्या कह दिया पैरेटो ने, क्या है इसका मतलब? ओके, देखिए ध्यान से सुनिए. अगर आपकी इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है आपने अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज किए हैं, आपने अपने रिसोर्सेज अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. जब आपने अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर लिए हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, तो आपके पास और रिसोर्सेज कहाँ से आए किसी की कंडीशन को बेटर बनाने के लिए? कहाँ से आए? इसका मतलब है आपकी रिसोर्स, आपकी इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म नहीं करी अगर आपके पास स्टिल रिसोर्सेज है तो. ओके, इसलिए पैरेटो कहते हैं अगर आपकी इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रही है तो आप किसी दूसरे बंदे को अच्छी कंडीशन में ला ही नहीं सकते किसी एक बंदे को बुरी कंडीशन में पहुंचाए बिना. मींस आपके पास और रिसोर्सेज नहीं है, आपने सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल पर यूज कर लिया, आपने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. आपके पास अब अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं है. आपके पास जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप किसी एक बंदे को अच्छी कंडीशन में कैसे ला सकते हो किसी को बुरी कंडीशन में पहुंचाए बिना? मींस अगर आपने किसी को अच्छी कंडीशन में पहुंचाना है तो किसी से रिसोर्सेज लेके देने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप पहले ही सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर चुके हो, तभी तो आपकी इकोनॉमिक ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म कर रही है. ओके, तो ये बेसिकली पैरेटो ऑप्टिमलिटी का मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म कर रही है तो उस इकोनॉमी में ये बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है किसी एक बंदे को अच्छी कंडीशन में पहुंचाना किसी दूसरे को बुरी कंडीशन में लाए बिना. ओके, तो अब हम इसकी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं. पहली क्या? एफिशिएंसी इन एक्सचेंज. पहली क्या है? एफिशिएंसी इन एक्सचेंज. एफिशिएंसी एफिशिएंसी इन एक्सचेंज. अब इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी इन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये एक कंडीशन के थ्रू काम करती है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई फॉर ए कंज्यूमर इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई फॉर बी कंज्यूमर. वो क्या करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई कमोडिटी के लिए ए कंज्यूमर का और बी कंज्यूमर का बराबर होगा. क्या बोलता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई कमोडिटी फॉर ए कंज्यूमर एंड बी कंज्यूमर दोनों का बराबर होगा. ओके, मींस एक्स एंड वाई के लिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ए और बी कंज्यूमर का बराबर होगा. ओके, जिस पॉइंट पर ये बराबर होगा वो क्या होगी? पैरेटो ऑप्टिमिटी कंडीशन होगी इन केस ऑफ एफिशिएंसी इन एक्सचेंज. ओके, अब हमें ये तो पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. ओके, हम सिंपली ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पर इक्वल होता है. इसे हम एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके, अब एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, हम इसमें दो कंज्यूमर लेंगे. देखिए हम इसमें दो कंज्यूमर दो कमोडिटी, ठीक है, ये क्योंकि बहुत सारे दो ही रिसोर्सेज लेके चलेंगे, ध्यान में रखना. टू ही कंज्यूमर लेके चलेंगे, टू ही कमोडिटी लेके चलेंगे और टू ही रिसोर्सेज लेके चलेंगे, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे कंज्यूमर है, सबको लेके चलेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग टू रिसोर्सेज, टू कंज्यूमर, टू एंड टू कमोडिटी. ओके, तो हम इसे एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. तो दो कंज्यूमर है, तो यहाँ पे ये आपका है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को दिखाने के लिए हम इंडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं, पता है आपको, ठीक है. तो यहाँ ये आईसी फॉर ए कंज्यूमर, आईसी फॉर बी कंज्यूमर. ये वाली जो आईसी है इंडिफरेंस कर्व है, ये किसके है? ए कंज्यूमर के. जो हम इस साइड पे ड्रॉ करेंगे वो आईसी क्या होंगे? बी कंज्यूमर के. ये बी कंज्यूमर के आईसी इंडिफरेंस कर्व. यहाँ पे एक्स कमोडिटी ले रहे हैं, यहाँ पे हम वाई कमोडिटी ले रहे हैं, ठीक है. ये आईसी किसके इंडिफरेंस किस कर्व किसके? ए कंज्यूमर के. और जो इस साइड इंडिफरेंस कर्व बनाया है ये बी कंज्यूमर. इन सबको हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे.
ओके, ए बी सी डी ई। ओके, ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे इन दोनों इंडिफरेंस कर्व के स्लोप मिल रहे हैं, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, ये क्या है? पैरेटो ऑप्टिमलिटी। ये क्या है? पैरेटो ऑप्टिमलिटी इन एक्सचेंज। ओके, ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी इन एक्सचेंज कैसे है, इस बात को भी बताना पड़ेगा। ओके, अब देखो इस पे जितने भी पॉइंट है, ठीक है, वो पैरेटो ऑप्टिमलिटी कैसे है। जैसे हम ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब ए पॉइंट आप कैसे कह सकते हो कि पैरेटो ऑप्टिमलिटी है? जो पैरेटो की ऑप्टिमलिटी की मेन कंडीशन है वो क्या है? आप किसी एक बंदे को अच्छी कंडीशन में नहीं ला सकते किसी दूसरे को बुरी कंडीशन में लाए बिना। ओके, अगर आप ए से बी पॉइंट पे जाते हो, ए से बी पॉइंट पे मैं अगर जाती हूँ तो इसमें क्या हो रहा है? ए तो अच्छी कंडीशन, देखो ये तो हमें पता है ना, हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर यूटिलिटी, हायर सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन को बताता है। तो जब A1 A2 से गया हायर सेटिस्फेक्शन, A3 पे गया हायर सेटिस्फेक्शन, A4 पे गया हायर सेटिस्फेक्शन, A5 पे गया तो उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन। या इस साइड पर बी के ड्रॉ हो रहे हैं, बी जब B2 से आया हायर सेटिस्फेक्शन, B3 पे आया तो उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन, B4 पे आया तो उससे भी ज्यादा, B5 पे आया तो उससे भी ज्यादा। अब हो क्या रहा है? जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करेंगे तो इस पॉइंट में ए की तो सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, ए क्या जा रहा है? अपने हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहा है, मींस ए तो अच्छी कंडीशन में आ गया, लेकिन इसमें बी की सेटिस्फेक्शन तो कम हो रही है। बी का हायर इंडिफरेंस कर्व क्या है? B5 है, लेकिन यहाँ बी B4 पे चला गया, तो मींस जो बी है उसकी सेटिस्फेक्शन तो कम हो रही है ना। मींस अगर हम ए से बी पर मूव कर रहे हैं तो इससे ए की तो सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, ए तो A1 से A2 पे आ रहा है, लेकिन बी की तो कम हो रही है ना। मींस एक इंडिविजुअल को तो आप अच्छी कंडीशन में लेके जा रहे हो, लेकिन दूसरे का तो बुरा हाल कर रहे हो, वो तो बुरी कंडीशन में आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या? पैरेटो ऑप्टिमलिटी है, क्योंकि पैरेटो ऑप्टिमलिटी की मेन हेडलाइन यही है कि आपकी इकोनॉमी अगर ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रही है तो ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी किसी एक बंदे को अच्छी कंडीशन में लाना दूसरी बंदे को बुरी कंडीशन में पहुंचाए बिना। अब ये सारे पॉइंट क्या है? पैरेटो ऑप्टिमलिटी को दिखाते हैं। ओके, जैसे मैंने एक पॉइंट आपको प्रूव करके दिखा दिया कैसे, अगर आप ए से बी पे मूव करोगे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा एक बंदे को अच्छी कंडीशन में लाए बिना दूसरे को बुरी कंडीशन में पहुंचाए बिना। जैसे आपने ए से बी पे मूव करा तो आपने ए को तो अच्छी कंडीशन में दिला दी, लेकिन बी की कंडीशन पहले से खराब कर दी। ओके, तो ये सारे पॉइंट क्या दिखाते हैं? पैरेटो ऑप्टिमलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम एक पॉइंट इससे बाहर की भी बात कर लेते हैं। हम एक पॉइंट ऐसा भी ले लेते हैं जो इस डायग्राम से बाहर है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये कंडीशन। अब वो पॉइंट हम कहाँ पे लेते हैं? यहाँ पे ले लेते हैं, ये एफ पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी आपके एफ पॉइंट पे, मान लीजिए आपकी इकोनॉमी एफ पॉइंट पर परफॉर्म कर रही है, अगर वो एफ से जी पे आती है। अब हमने ये तो बता दिया ए बी सी डी ई ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट है। अब ये एफ है, ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ कि ये एफ पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट नहीं है तो इस बात को प्रूव करो। एडजवर्स कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम पे जितने भी पॉइंट है ये सारे पैरेटो ऑप्टिमलिटी को दिखाते हैं, लेकिन ये एफ पॉइंट पैरेटो ऑप्टिमलिटी को नहीं दिखाता, तो इस बात को प्रूव तो करो भाई। ठीक है, अब देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। अगर इकोनॉमी एफ से डी की तरफ जा रही है, अगर आपकी इकोनॉमी एफ से डी की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है? एफ से डी की तरफ जाने से क्या हो रहा है? आपकी इकोनॉमी अगर एफ से डी की तरफ जा रही है तो यहाँ पे देखो जो ए है वो तो उसी इंडिफरेंस कर्व पे, आपको पता ना एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, इतना पता है ना। तो एफ से डी की तरफ जा रही है तो ए क्या है? ए तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है ना, मीन जो ए का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है, लेकिन बी का बढ़ गया। बी क्या होगा? B1 से B2 पे चला गया। समझ रहे हो ना? अगर इकोनॉमी एफ से डी की तरफ जा रही है तो ए का सेटिस्फेक्शन लेवल तो उतना ही है, बिकॉज ए आर इन सेम इंडिफरेंस कर्व, लेकिन बी का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया, B1 से B2 पे चला गया।
यस, आपने इस बात को पॉसिबल कर दिया, आपने एक बंदे को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे बंदे को अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिया। अगर आपने एक बंदे को अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिया, दूसरे बच्चे को बंदे को बुरी कंडीशन में लाए बिना, तो इसका मतलब है कि जो एफ है वो पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी में अभी भी रिसोर्सेज पड़े थे, अभी रिसोर्सेज पड़े थे, तभी तो आपने ए को अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिया, बी को बुरी कंडीशन में पहुंचाए बिना। इकोनॉमिक में स्टिल रिसोर्सेज थे ना। इसी तरह अगर आप एफ से ई पे जाते हो, एफ से ई पे जाने से भी क्या होता है, बी तो उसी सेटिस्फेक्शन पे है, बी तो उसी इंडिफरेंस कर्व पे ना डी वन पे, लेकिन ए अपने हायर पे चला गया, ए फाइव पे चला गया। मीन आपने इसमें भी क्या किया, एक बंदे को अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिया, दूसरे को बुरी में लाए बिना। मीन जो एफ है वो पैरेटो एफिशिएंसी पॉइंट नहीं है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट नहीं है। ये जो सारे पॉइंट है ए बी सी डी, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट है। लेकिन जो एफ था एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम से बाहर जो पॉइंट लिया था, ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट नहीं था, क्योंकि इसमें आपने एक बंदे को सेम कंडीशन में रख के दूसरे को अच्छे में पहुंचा दिया। ओके, तो ये क्या एफिशिएंसी मिक्सिंग है, तो बहुत कुछ इसमें बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, एफिशिएंसी मिक्सिंग। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एफिशिएंसी के बारे में। सेकंड एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी एलोकेशन। ओके, अब हम सेकंड एफिशिएंसी की बात करते हैं। सेकंड एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इन एलोकेशन। एफिशिएंसी इन एलोकेशन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करती है। ओके, पहले वाली कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करती थी, ये वाली एफिशिएंसी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करती है। इसमें हम क्या लेंगे, MRTX for LNK for A firm equal to MRTS for LK for B firm. Okay, marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution for labor and capital for A firm and marginal rate of technical substitution for labor and capital for B firm, दोनों बराबर होंगे। मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल ए और बी फर्म के लिए बराबर होंगे। ओके, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको भी सेम, ठीक है, पहले वाला हमने डिटेल में कर लिया था, ये भी सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे हमने इनडिफरेंस कर्व लिया था, यहाँ पे हम आइसोक्वेंट लेंगे। हमें ये पता है इनडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए यूज होता है और आइसोक्वेंट प्रोड्यूसर के लिए यूज होता है, फर्म्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट डायग्राम का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने ये लेबर ले ली, यहाँ पे हमने कैपिटल ले लिया, यहाँ पे टू रिसोर्सेज ले लिए, वहां पे हमने टू गुड्स ली थी, यहाँ पे हमने टू रिसोर्सेज ले लिए, ठीक है, वहां पे हमने टू कंज्यूमर लिए थे, यहाँ पे हम टू फर्म्स लेंगे। ओके, तो ये आइसोक्वेंट क्या है, ए फर्म का आइसोक्वेंट है, ये ए फर्म का आइसोक्वेंट है, और ये A1, A2, A3, A4, A5, और ये B फर्म का आइसोक्वेंट है, B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है, जो क्या बताते, इस बात को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू अच्छे से समझते हैं अभी। ओके, थोड़ा सा मैं वो भी बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये सारे पैरेटो ऑप्टिमलिटी पॉइंट है। ओके, अगर आप किसी भी पॉइंट पे शिफ्ट करोगे, जैसे मान लो ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं, जैसे मान लो आप कोई भी कॉमोडिटी बना रहे हो, जैसे हम इसी बात को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जितने भी पॉइंट है वो क्या दिखा रहे हैं, पैरेटो ऑप्टिमलिटी को दिखा रहे हैं। ओके, अब इस पे जितने भी पॉइंट है वो सारे पैरेटो ऑप्टिमलिटी को दिखा रहे हैं। ओके, अगर क्या है, आप जैसे मान लो ए पे हो, ये आपकी लेबर है, ये आपका कैपिटल है। ओके, टू कॉमोडिटी है, ये गुड्स 1 है और ये गुड्स बी है, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर इस केस में आपको एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो गिवन रिसोर्सेज से कर रहे हो। आप जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का प्रोडक्शन दिखाता है ना, गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से। आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो गिवन रिसोर्सेज के थ्रू कर रहे हो। तो अगर आपने एक गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना, दूसरे को बढ़ाना है,
अगर आपने दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपने पहले के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, बी गुड्स के प्रोडक्शन को कम कर कर ए गुड्स के प्रोडक्शन को आपने बढ़ाया। ओके, तो वहां पे जो पैरेटो ऑप्टिमलिटी इन एक्सचेंज थी, वहां पे हमने गुड्स की बात करी थी। ओके, तो यहाँ पे गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर एक प्रोड्यूसर को एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसे दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर एक प्रोड्यूसर को एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वो पहले वाली गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वहां से रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट ए बी सी डी ई क्या पैरेटो और ऑप्टिमलिटी पॉइंट है। और जो भी कोई पॉइंट इनसाइड द कर्व होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये एम पॉइंट है, ये इनसाइड द कर्व है, तो ये पैरेटो इनएफिशिएंटली पॉइंट है, ये पैरेटो एफिशिएंसी पॉइंट नहीं है। क्यों ये जो ये एम पॉइंट है ये पैरेटो इनएफिशिएंसी पॉइंट क्यों है, पैरेटो इन एफिशिएंट पॉइंट, ये एम क्या है, पैरेटो इनएफिशिएंट पॉइंट है। एम पैरेटो इनएफिशिएंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि एम, जब आप एम पॉइंट पे हो तो इसका मतलब है रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज है, अभी भी आपने रिसोर्सेज ऑप्टिमम लेवल तक परफॉर्म नहीं करे, आपकी इकोनॉमी में अभी भी रिसोर्सेज है, अभी भी आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मींस आपके पास पॉसिबिलिटी आप एम से सी की तरफ जा सकते हो, बी की तरफ जा सकते हो, डी की तरफ जा सकते हो। ठीक है, जब आप एम से सी की तरफ, एम से बी की तरफ जाते हो तो उसे पैरेटो इंप्रूवमेंट पॉइंट बोलते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो एम क्या है वो पैरेटो इनएफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं करे, आपकी सोसाइटी में अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब एक बार आप सी पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आप पैरेटो ऑप्टिमिटी पॉइंट को अचीव कर लेते हो, क्योंकि सी के बाद अगर आपको दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो पहली गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। मींस एक को अच्छी कंडीशन में लाए बिना दूसरी को वर्स्ट कंडीशन में आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैरेटो इनएफिशिएंट पॉइंट और ये सारे पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट है। आप दोनों तरह से दिखा सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू भी दिखा सकते हो, इन आइसोक्वेट के थ्रू की तरफ भी दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि सेम लेवल का हो जाएगा तो आप इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू भी दिखा सकते हो, या साइड बाय साइड आपके पास एग्जाम टाइम में टाइम है तो आप दोनों के थ्रू भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये भी बेसिकली वही है, इसमें हमने आइसोक्वेंट कर्व ली है। ठीक है, और वहां पे इंडिफरेंस कर्व लेते हैं। सेम आप इसमें एक ऐसा पॉइंट भी ले सकते हो इनसाइड जो पैरेटो इनएफिशिएंसी को नहीं दिखाता, जैसे हमने वहां पे ई पॉइंट लिया था, सेम यहाँ पे आप ले सकते हो। मैंने पहले वाले में डिटेल में कवर कर दिया था, अभी बहुत और भी हो सकता है, लेकिन अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम थर्ड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम थर्ड एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हो। वो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, इसे हम एफिशिएंसी इन एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी दो एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी इन एक्सचेंज की और एफिशिएंसी इन एलोकेशन की, ये दोनों का मर्ज है। जब हम दोनों एफिशिएंसी को मिला देते हैं, ये किसके बराबर है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले जो हमने एफिशिएंसी की थी उसमें हमने क्या किया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर ए एंड बी कंज्यूमर किया था। ओके, हमने एक कंडीशन एक्सचेंज वाले से उठा ली और दूसरी कंडीशन एलोकेशन वाले से उठा ली। जब हमने दोनों को मर्ज कर दिया तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स बन गई। इसे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, जब हमने दोनों कंडीशंस को यहाँ पे मर्ज कर दिया, दोनों एफिशिएंसी को यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हमने क्या किया था, जो प्रोड्यूसर की एफिशिएंसी को दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज किया था। ठीक है, एक्स गुड और वाई गुड, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज किया था, और कंज्यूमर की एफिशिएंसी को दिखाने के लिए हमने इंडिफरेंस कर्व का यूज किया था। ठीक है, जहां पे आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप और आईसी का कर्व दोनों टेंजेंट हो जाते हैं इस ई पॉइंट पे, तो वहां पे पैरेटो ऑप्टिमलिटी हो जाती है, और ये आपकी थर्ड कंडीशन है एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया। थैंक यू।